जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी योगेश आज फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं जो कि यूपीएससी और आरपीएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के जो बोर्ड्स हैं, चाहे वे उत्तर प्रदेश से संबंधित हो या मध्य प्रदेश से संबंधित हो या भारत के किसी भी राज्य से संबंधित हो, वहां इस टॉपिक से बहुत बार प्रश्न जो है पूछे गए हैं और हमेशा जो है बड़े अच्छे प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही मजेदार भी है और यूं कहें कि संविधान की शुरुआत भी कहीं ना कहीं इस टॉपिक से ही मानी जाती है। तो आज हम एक बहुत बेहतरीन टॉपिक हमारे संविधान से जो जुड़ा हुआ है, प्रस्तावना, उसके बारे में बड़ी विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी साथी मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आज मैं आपको बहुत बढ़िया जानकारी देने वाला हूं जो आपकी परीक्षा में काम आएगी और निश्चित तौर पर हमारा यहां से आने वाला प्रत्येक प्रश्न भी सही होगा। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं हमारे संविधान की प्रस्तावना के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी साथी जानते होंगे कि प्रस्तावना को हम जो है उद्देशिका भी कहते हैं। प्रस्तावना को साथियों उद्देशिका भी कहा जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इसे इंग्लिश में जो है वो प्रीएम्बल भी जो है वो कहा जाता है। ये बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इंग्लिश में इसे प्रीएम्बल कहते हैं और जो है इसे हिंदी के अंदर प्रस्तावना व उद्देशिका भी कहा जाता है। साथियों, ये हमारे संविधान का एक तरीके से आधारभूत तत्व है और यहां से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं ये बहुत जबरदस्त बात है। यहां पर हमारी प्रस्तावना के अंदर न्याय की बात की गई है, समानता की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात कही गई है। इन आदर्शों को हमें बड़े अच्छे तरीके से बारीकी से समझना है और मैं आपका साथी योगेश हमारे YouTube चैनल योगी फॉर जीके के माध्यम से आपको आज ये सारी चीजें कंप्लीट करवाने वाला हूं और निश्चित तौर पर यूपीएससी, आरपीएससी, एमपीएससी और यूपीपीसीएस सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये आपके लिए बहुत उपयोगी रहने वाला है। साथियों, आप यहां बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि हमारे पूरे संविधान की उद्देशिका और प्रस्तावना जो है वो दी गई है। यहां कीवर्ड्स आपको उठाने हैं, इन कीवर्ड्स से ही हमें प्रस्तावना को बड़े अच्छे तरीके से समझना है। और मैं कहता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी को जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है उसे प्रस्तावना एकदम यहां से लेकर यहां तक पूरी तरह से याद होनी चाहिए कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, यानी कि पूरी की पूरी आपको याद होनी चाहिए। क्योंकि यहां जो प्रश्न पूछे जाते हैं बड़े मजेदार प्रश्न होते हैं और मेरे स्टूडेंट्स जो पहले मुझसे जुड़े थे उन्होंने मुझे बताया कि सर हमारे प्रश्न जो है प्रस्तावना से गलत हो गए। फिर हमने क्लास में डिस्कस किया और उनको मैंने समझाया कि कैसे इसको पढ़ना है। और अभी पीछे जो 2 एग्जाम हुए सीईटी के, उनमें इनसे प्रश्न पूछे गए और वो मेरे सभी स्टूडेंट्स के प्रश्न सही हुए। और आप भी मेरे साथी हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो निश्चित तौर पर आपके भी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के सभी प्रश्न सही होने वाले हैं। बस आपको अंत तक बने रहना होगा और आप देखिएगा कि प्रत्येक प्रश्न प्रस्तावना से चाहे किसी प्रकार का पूछ लिया जाए आपका वो सही होने वाला है। सबसे पहले साथियों देखिए, यहीं से शुरू हम कर लेते हैं कि जब भी कभी पहला प्रश्न बनता है तो कैसे बनेगा। जैसे यहां पे देखिए लिखा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये देखिए यहां से ये जो चीज है, एग्जामिनर क्या करेगा कि 4 ऑप्शन आपको देगा। चारों ऑप्शन में से ए बी सी डी दे देगा। एक ऑप्शन में ये लाइन एकदम डिट्टो सही रखेगा और एक ऑप्शन के अंदर क्या करेगा, ये लाइनें जो है वो चेंज कर देगा। आरएस परीक्षा के अंदर प्रारंभिक परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। उसके अलावा जो हमारी कर्मचारी चयन आयोग है उसकी कई परीक्षाओं में ये प्रश्न हूबहू रिपीट हो चुका है। उसके बाद में देखिए साथियों, यहां हम जब चौथी लाइन में आते हैं तो यह बात बोलता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि हमारी प्रस्तावना में न्याय की बात की गई है। और कितने प्रकार की न्याय की बात की गई यह भी हमें याद रखना है कि हमारी आपसे सीधा प्रश्न पूछ ले कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। अब यदि आपको प्रस्तावना याद है तो निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि हमारी प्रस्तावना 3 प्रकार की जो है वो न्याय की बात करती है। और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि हमारी प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। फिर वही बात,
प्रश्न आएगा आपके सामने, सीधा प्रश्न यही आ सकता है कि क्या प्रस्तावना में न्याय की बात की गई है? आपका उत्तर होगा बिल्कुल की गई है। फिर आपसे पूछ ले कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो आपका उत्तर क्या होगा कि 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। फिर अगला प्रश्न क्या बन सकता है कि वो ऑप्शन ए में सामाजिक दे दे, ऑप्शन बी में आर्थिक, ऑप्शन सी में राजनीतिक न्याय लिख दे, और ऑप्शन डी के अंदर जो है वो धार्मिक न्याय की बात कर दे। अब आपसे पूछे कि निम्न में से कौन सा न्याय जो है वो प्रस्तावना के अंदर उल्लेखित नहीं है, तो आपका उत्तर होगा धार्मिक न्याय की बात हमारे प्रस्तावना में नहीं की गई है। हमारी प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न में मूव करते हैं, यानी मैं आपको एक एक साथ प्रश्न करवा रहा हूं, टॉपिक में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो चीज मैं यहां से आपको करवा रहा हूं। अब आप कितने गंभीर है ये आप पे निर्भर करता है, क्योंकि आपकी गंभीरता ही ये तय करेगी कि आप इस टॉपिक को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। और देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से करवा रहा हूं, केवल उद्देश्य ये नहीं है कि YouTube पे एक 10 मिनट का वीडियो बनाया और 1000-2000 घंटे का वॉच टाइम ले लिया, ये उद्देश्य कभी भी नहीं है। उद्देश्य ये है कि मेरे प्रत्येक विद्यार्थी को, चाहे वो ऑफलाइन मुझसे जुड़ा हुआ है या ऑनलाइन मुझसे जुड़ा हुआ है, उसे प्रत्येक चीज अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब आगे हम चलते हैं और देखिए नेक्स्ट चीज आपसे बात करेगा वो स्वतंत्रता की। बड़ा अच्छा प्रश्न फिर यहां बन रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्या स्वतंत्रता की बात की गई है? बिल्कुल की गई है, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो हमें प्रस्तावना याद है तो हमें पता होगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यानी कि 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता है उसकी बात हमारी प्रस्तावना में की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। पहला प्रश्न बनेगा, क्या प्रस्तावना में स्वतंत्रता की बात की गई है? आपका उत्तर होगा बिल्कुल की गई है। दूसरा प्रश्न, कितने प्रकार की प्रस्तावना की बात की गई है? 1, 2, 3, 4 या 5? आपका उत्तर होगा 5 प्रकार के प्रस्तावना की बात की गई है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनेगा, ये 5 प्रस्ताव जो बात है स्वतंत्रता है वो एक लाइन में देगा, 4 ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन में सारी बात सही होगी, बाकी 3 में गलत होगी। आपको ये पहचानना होगा कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। फिर देखिए आगे बात करता है वो समता या समानता की। अब फिर वही प्रश्न, क्या समता की बात की गई है? बिल्कुल की गई है, ठीक। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है। प्रश्न आया प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता की बात की गई है? 2, 3, 4, 5। पहला ही उत्तर सही, 2 प्रकार की। फिर पूछा कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर। एक ऑप्शन में प्रतिष्ठा और अवसर दे दिया, दूसरे में कुछ और, तीसरे में कुछ और, चौथे में कुछ और। आपका उत्तर होगा प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है, ठीक है। फिर देखिए ऐसे करते हुए हम आगे चलेंगे और यहां एक बात आएगी, आज तारीख 26 नवंबर। आपको ये तारीख शब्द याद रखना है, यहां कभी भी आप दिनांक शब्द नहीं लिखें। कभी भी आपसे अगर मुख्य परीक्षा में भी लिखने के लिए कहा जाए तो आप दिनांक नहीं तारीख लिखेंगे। 26 नवंबर 1949, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी। सीधा ये आएगा कि संविधान में जो हमारा संविधान है उसको कब अंगीकार किया गया, तो ये आपको दे देगा मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, एक ऑप्शन में ये दे देगा। फिर कहीं संवत 2007 लिख देगा, 8 लिख देगा, विक्रमी की जगह कुछ और लिख देगा और आपसे पूछेगा सही कौन सा है, तो आपको पता है कि सही कौन सा है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी जो है सही ऑप्शन रहने वाला है और आप इसको कर देंगे। फिर आगे देखिए, आगे और एक प्रश्न आता है कि हम इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये बात भी जो है यहां पर कही गई है और स्वयं वही करेगा। 4 ऑप्शन आपको देगा, 3 ऑप्शन में गलत तरीके से लिखेगा, एक ऑप्शन में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित सही लिखेगा। गलत कैसे करेगा कि जैसे अंगीकृत आगे है, एक ऑप्शन में इसको पीछे कर देगा, अधिनियमित आगे ले आएगा, एक में आत्मार्पित आगे ले आएगा, इनको आगे पीछे करके रखेगा, इनका सीक्वेंस बिगाड़ देगा। और फिर जो है आपको जो प्रस्तावना याद है तो आप सही सीक्वेंस से लिख देंगे तो हमारा जो है उत्तर सही हो जाएगा। यहां तक के प्रश्न हो गए। अब प्रश्न की और क्या गहराई हो सकती है, जो कि आरएएस की प्रारंभिक परीक्षा में 2018 में जो परीक्षा हुई थी वहां ये प्रश्न शायद 2018 मुझे जहां तक याद आ रहा है यानी पूछा गया है, 2018 है या उससे पहले वाला, उन दोनों में से एक में पूछा गया है। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि एक ऑप्शन में अपने को न्याय दिया, फिर उसके बाद में उसने स्वतंत्रता लिखा, फिर समता लिखा, ठीक,
और फिर लिखा बंधुता। यानी क्या क्या उसने लिखा, उसने न्याय लिखा, फिर स्वतंत्रता लिखा, ठीक, फिर उसके बाद में उसने समता, और आगे उसने लिखा बंधुता। ये 4 शब्द यूं लिखा उसने, और 3 ऑप्शन में इनको आगे पीछे करके लिखा, और ये पूछा कि प्रस्तावना में इनका क्रम क्या है, कि पहले क्या चीज आई है। तो पहले न्याय की बात हुई है, फिर स्वतंत्रता की, फिर समता की, फिर बंधुता की। देखो यहां तक जा सकता है एग्जामिनर। अब अगर आपको प्रस्तावना याद है, और मैं आपको गारंटी देता हूं, आप सुबह शाम 2 बार चाय पीते होंगे, निश्चित तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले 99.99% विद्यार्थी चाय जरूर पीते हैं, और 2 नहीं ज्यादा भी पीते हैं। फिर भी अगर आप नहीं भी पीते हो, तो जब भी आप खाना खा रहे हो, आप टहलने जाएं, अपने फोन में स्क्रीनशॉट रखें और एक बार इसको पढ़ लीजिए। बस 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये याद हो जाएगी अच्छे तरीके से, और फिर इस गंभीरता तक भी जाकर आप इसके जो प्रश्न है वो सही कर देंगे। और ये जो तारीख है, ये संविधान के लागू होने की तारीख नहीं है। इस दिन हमारा संविधान जो है वो अंगीकार किया गया था। क्या किया गया था? अंगीकार किया गया था। हमारा संविधान तो जो है वो 26 जनवरी 1950 के दिन जो है वो लागू होता है। यह चीज आपको याद रखनी कि संविधान लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 के दिन लागू होता है। और अंगीकार कब किया गया? 26 नवंबर 1949 के दिन अंगीकार किया गया। इस दिन जो है हम संविधान दिवस भी बनाते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। अब हम आगे कुछ और जानकारी ले लेते हैं। यहां तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। अब कुछ बातें हैं जहां से सामान्यतः प्रश्न भी पूछने की संभावना रहती है। जैसे कि सबसे पहले किस देश के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया? तो हमारा उत्तर रहने वाला है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में जो है वो प्रस्तावना को संविधान में शामिल किया गया। फिर देखिए प्रस्तावना, सीधा प्रश्न पूछे कि प्रस्तावना संविधान की क्या है? तो परिचय है और भूमिका, क्योंकि यहां से पूरे संविधान का परिचय मिलता है। फिर एन.ए. जो पालकी वाला बहुत प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ रहे हैं, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। सीधा प्रश्न आपसे पूछ ले कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, और आपको 4 ऑप्शन दे दे, 4 डी.डी. बसु का नाम दे दे, एम. लक्ष्मीकांत का नाम दे दे, एन.ए. पालकी वाला का नाम दे दे, है ना, और किसी का नाम दे दे, और आपसे फिर पूछे कि किसने कहा है, तो आपका उत्तर क्या होगा? एन.ए. पालकी वाला ने जो है प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। फिर देखिए हमारी प्रस्तावना का आधार क्या है। हमारी प्रस्तावना का आधार क्या है? साथियों होता क्या है कि 13 दिसंबर 1946 के दिन, 13 दिसंबर 1946 के दिन क्या होता है, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री संविधान सभा के अंदर जो है एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं 13 दिसंबर 1946 के दिन, जो कि 22 जनवरी 1946 को जो है वो संविधान सभा इसे स्वीकार कर लेती है, इसे स्वीकृत कर देती है। तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये 13 दिसंबर 1946 के दिन जो है पेश किया जाता है, और 22 जनवरी 1947 के दिन जो है इसको जो है संविधान सभा जो है वो स्वीकृत कर लेती है। तो हमारी जो प्रस्तावना है वो पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। और यह उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 के दिन पेश किया गया, और 22 जनवरी 1947 को हमारी जो संविधान सभा है उसने इसे स्वीकृत कर लिया। फिर देखिए आपने हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्दों को देखा था, है ना। आपने इसमें हमारे सामने जैसे स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, इन 3 शब्दों को हमारी संविधान की प्रस्तावना में आपने देखा था, है ना। तो ये जो तीनों शब्द हैं, इनके जो आदर्श हैं वो आदर्श फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। ये आपको याद रखना है कि प्रस्तावना में दिए गए स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श कहां से लिए गए हैं? वो फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं।
और फिर एक अच्छा प्रश्न, जहां से प्रस्तावना में बहुत बार प्रश्न जो है प्रतियोगी परीक्षा में, वो एसएससी सीजीएल की परीक्षा हो या रेलवे बोर्ड की परीक्षा हो या विभिन्न राज्यों की कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा हो या आरएएस या आईएएस की अपने बात करें, वहां परीक्षा में पूछा गया है कि पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, कुंजी और आभूषण कहा है। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा है? इसे संविधान की आत्मा भी कहा है, इसे कुंजी भी कहा है और आभूषण भी कहा है। ठीक है, क्या कहा है? आत्मा, कुंजी और आभूषण। किसने कहा है? पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। और आप सभी साथी ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने हमारे संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों में अनुच्छेद 32 जो है, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं, उसे संविधान की आत्मा कहा है। बस आपको यूं रिलेट करके, कनेक्ट करके याद करनी है चीजें, ताकि आपको एक से एक पॉइंट कनेक्ट हो और आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएं और हम हमारी प्रतियोगी परीक्षा में बड़े अच्छे अंकों के साथ चयनित हो जाएं। तो पंडित ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा है प्रस्तावना को? संविधान की आत्मा, कुंजी और आभूषण कहा है हमारे संविधान का। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, लेना चाहें तो। अब हम आगे चलते हैं। फिर देखिए, आपने पिछली स्लाइड में देखिए ये चीज पढ़ी थी कि स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श कहां से लिए गए हैं? फ्रांस से। और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय की बात की गई है, उन तत्वों को जो 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के जो तत्व हैं, इन्हें 1917 में हुई रूस की क्रांति से लिया गया है। इस बात को आपको याद रखना है। और अर्नेस्ट वाकर जो कि एक बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ हैं, उन्होंने प्रस्तावना को कुंजी नोट कहा है। क्या कहा है? कुंजी नोट कहा है। और के मुंशी भी एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति रहे हैं, जिन्होंने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। सुभाष कश्यप साहब क्या कहते हैं कि यदि संविधान शरीर है, संविधान क्या है? शरीर है, तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। संविधान क्या है? यदि शरीर है, तो उस शरीर की आत्मा क्या है? प्रस्तावना। देख कितनी बड़ी बात है कि संविधान यदि शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। बहुत बड़ी बात यहां कही है। और यदि प्रस्तावना आधारशिला है, क्या है? आधारशिला है, तो प्रस्तावना उस पर खड़ी हुई एक अट्टालिका है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है और ये बहुत अच्छी बात भी है। कभी भी मुझे लगता है कि ऐसा प्रश्न जो है, अध्यापक जो प्रथम श्रेणी व्याख्याता ऐसी परीक्षाएं हैं या एसएससी सीजीएल की परीक्षाएं, वहां डिट्टो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए, कुछ वाद हैं संविधान की प्रस्तावना से जुड़े हुए कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। ये वाद मैं कहता हूं, भले ही वो किसी भी राज्य की यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या बिहार पीसीएस हो या राजस्थान पीसीएस हो या फिर यूपीएससी पीसीएस हो, वहां इन वादों से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और भविष्य में भी बहुत बार पूछे जाने की संभावना है। और मैं आपके लिए यहां पर जो है इसको बड़े अच्छे से लेकर आया हूं आपको समझाने के लिए कि क्या प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है या नहीं है। तो सबसे पहला जो वाद जो निकल कर आया वो आया इनरी वेरुवारी वाद। ये 1960 का वाद है, इनरी बेरुवारी वाद। इस वाद के अंदर उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का अंग नहीं है। सीधा सा आपको याद रखना है कि बेरुवारी वाद में क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। देखिए हम पढ़ते हैं इसमें क्या कहा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का प्रेरणा स्रोत हो सकता है। क्या हो सकता है? प्रेरणा स्रोत हो सकता है, लेकिन संविधान का अंग नहीं है। इस बात को आपको याद रखना है कि प्रेरणा स्रोत तो हो सकता है लेकिन संविधान का अंग नहीं है। और फिर आगे क्या बात बोलते हैं कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध या अस्पष्ट प्रतीत हो, जहां कहीं भी ये लगे कि संविधान का हमें जो आदर्श है वो समझ में नहीं आ रहा है, वो अस्पष्ट है, संदिग्ध है, तो वहां पर जो उद्देशिका है उसे हम हमारे संविधान निर्माताओं के आशय को समझने के लिए प्रयोग में ले सकते हैं। उस आशय को समझने में ये हमारी प्रस्तावना हमारे लिए सहायक है। अतः प्रस्तावना क्या है? हमारे संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की
कुंजी है। प्रस्तावना क्या है? संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। यह बात कही गई इन री वेरुवारी वाद के अंदर, और इस बात में यह स्पष्ट किया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो आपसे सीधा प्रश्न यही पूछा जा सकता है, 2 नंबर का प्रश्न छोटा आ सकता है 20 शब्दों के लिए, इन री वेरुवारी वाद। सीधा आप क्या लिखेंगे? 1960 के इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ये जो है, जो हमारे संविधान निर्माता है, उनके जो विचार है उनको जानने की एक कुंजी है, और जहां कहीं भी संविधान की भाषा संदिग्ध या स्पष्ट प्रतीत हो वहां इसका प्रयोग किया जा सकता है। यह प्रेरणा स्रोत है लेकिन संविधान का भाग नहीं है। यह पूरी बात हम लिख देंगे तो निश्चित तौर पर हमें 2 नंबर पूरे मिलने वाले हैं। फिर अगले वाद पर हम चर्चा करते हैं, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का वाद। 1967 का यह वाद है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इसमें चीफ जस्टिस थे न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला। इन्होंने इस वाद के अंदर कहा कि संविधान की मूल आत्मा है। क्या है ये? संविधान की मूल आत्मा है। प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने गोलकनाथ पंजाब राज्य वाद में। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 में दिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है वो संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, फिर आगे अपने चलते हैं। ये सबसे भारत के इतिहास का सबसे बहुचर्चित वाद रहा है, केशवानंद भारतीवाद 1973। भारत के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी 13 न्यायाधीशों की जो बैच थी वो इसमें बैठी, और सीकरी साहब जो है इस समय के चीफ जस्टिस थे, जिनके नेतृत्व में 7-6 के बहुमत से जो है निर्णय दिया गया। बहुत बड़ी अब तक के इतिहास की 13 न्यायाधीश, आज तक कभी किसी बैच के अंदर 13 न्यायाधीश एक साथ नहीं बैठे हैं किसी निर्णय को लेकर। 1973 के केशवानंद भारती के वाद में बैठे, और इस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को उल्टते हुए यह मत दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। क्या है? संविधान का भाग है, और संविधान में उसका वही स्थान है जो कि अन्य उपबंधों का है। यानी कि केशवानंद भारतीवाद में पूरी तरह से स्पष्ट रूप से यह माना गया कि उद्देशिका प्रस्तावना जो है हमारी वो संविधान का भाग है। फिर देखिए इन्होंने क्या कहा कि उद्देशिका में संशोधन भी किया जा सकता है, उद्देशिका में संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन उसका मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। उसका मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। और मूल ढांचा क्या है? मूल ढांचा क्या है? इसकी कभी भी यदि जरूरत पड़ी तो जब भी आवश्यकता होगी तब इसे समय अनुसार परिभाषित कर दिया जाएगा कि मूल ढांचा क्या है। तो 2 कॉमन बातें हमें यहां समझनी है कि केशवानंद भारतीवाद में यह बात कही गई कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और प्रस्तावना में संशोधन भी हो सकता है, लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर ही यह संशोधन हो सकता है। मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता है। फिर देखिए इसमें एक बात और कही गई, बड़ी अच्छी बात, कि हमारी जो उद्देशिका है वो न्याय योग्य नहीं है। मतलब कि इस उद्देशिका के आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात की गई है, जो स्वतंत्रता की विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की जो समता है उसकी बात की गई है ना, वो शब्द जो है उसके आधार पर जो कोई न्याय नहीं किया जा सकता, यानी न्याय योग्य नहीं है। 3 बातें आपको याद रखनी है। पहली बात, केशवानंद भारतीवाद में कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है। दूसरी बात यह कही गई कि हमारी जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता। तीसरी बात क्या कही गई कि प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है, यानी इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता है। मुझे उम्मीद है यह बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो यहां 2 और अच्छी बातें याद रखने वाली है कि प्रस्तावना न तो विधायिका यानी हमारी जो संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, उसकी शक्ति का स्रोत है। ना तो प्रस्तावना उनको कोई शक्ति प्रदान करती है और ना ही उनकी शक्ति पर कोई प्रतिबंध लगाती है। प्रस्तावना न तो जो विधायिका है उससे कोई शक्ति प्रदान करती है और ना ही उसकी शक्तियों पर कोई रोक लगाती है। ये गैर न्यायिक है, यानी कि ये न्याय योग्य नहीं है, गैर न्यायिक है, यानी कि इसकी जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह बात आपको याद रखनी है। फिर एक और अच्छी बात, क्या आज तक कभी
हमारे संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो उसका उत्तर होगा बिल्कुल। निश्चित तौर पर हमारे संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार संशोधन हुआ है। और 42वां संविधान संशोधन 1976, मैंने आपको मेरे मूल कर्तव्य के टॉपिक में बताया था कि जो पूरा 42वां संविधान संशोधन है, ये जो है वो सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति थी, उस समिति की सिफारिश पे हुआ था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है, उस समिति की सिफारिश पर जो है ये पूरा का पूरा 42वां संविधान संशोधन हुआ था। और हमारे संविधान में 10 मूल कर्तव्य भी जोड़े गए थे, जबकि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी। खैर, ये टॉपिक को रिलेट किया है मैंने आपको समझाने के लिए। अब आपको जो मेन बात है क्या प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, तो आपका उत्तर होगा बिल्कुल हुआ है। फिर प्रश्न बनता है कब हुआ है, तो हमारा उत्तर होगा जी 42वां संविधान संशोधन 1976 से जो है हमारे संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। फिर आपका प्रश्न आएगा तो जी क्या संशोधन हुआ, तो संशोधन ये हुआ कि 3 शब्द जोड़े गए। क्या जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। और वो शब्द क्या क्या थे? वो शब्द थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। मैं आपको ले चलता हूं वापिस वहीं प्रस्तावना की तरफ, और आपको बिल्कुल अच्छे से यहां पे बात समझ में आने वाली है। ये देखिए, ये प्रस्तावना है, ठीक है। आप पहला शब्द यहां देख पा रहे हैं समाजवादी, ठीक। दूसरा आप देख पा रहे हैं पंथ निरपेक्ष, ठीक। उसके बाद में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और फिर हमारा एक शब्द जो है वो शब्द है अखंडता, ठीक है। ये यहां आपको नजर आ रहा है। ये 3 शब्द जो हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये सारे जो तीनों शब्द हैं ये 42वां संविधान संशोधन से 1976 में हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी कि हमारे प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। और कितनी बार हुआ है अब तक? एक बार हुआ है। और ये कैसे किया जा सकता है? जो अनुच्छेद 368 है हमारे संविधान का, अनुच्छेद 368 के अंदर जो है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, और वहीं से जो है हमारी प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। अब ये प्रश्न संशोधन का जो पहली बार कैसे उठा, मैंने आपको जो केशवानंद भारती वाद बताया, उस वाद के अंदर पहली बार ये प्रश्न आया कि इसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ठीक। तो बात ये आई वाद में जब चल रहा था कि जी नहीं, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये तो संविधान का भाग है ही नहीं। क्या हुआ कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये संविधान का भाग ही नहीं है, याचिकाकर्ता ने यह बात कही थी। फिर देखिए, क्योंकि प्रस्तावना में जो बातें लिखी गई हैं अगर हम उनमें संशोधन करेंगे तो वो फिर प्रस्तावना को एक प्रकार से ध्वस्त कर देंगे, ठीक है। तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने यह बात कही गई कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। भाई तुम किसी बहम में मत रहो कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। अब जो राजा है वो किसी रानी के पेट से पैदा नहीं होता है। ये हमारा लोकतंत्रात्मक देश है और यहां पर जो राजा बनेगा वो उसको वोट राजा बनाएंगे। तब कोई राजशाही नहीं है, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। तो संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है और इसमें बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें कुछ शब्द जोड़े जा सकते हैं, कुछ शब्द हटाए भी जा सकते हैं। ये बात फिर जो है व्यवस्था दी गई हमारे इस वाद के तहत। न्यायालय ने अपना जो ये मत था बेरुवाड़ी जो संघवाद है उसके तहत दिया और कहा कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, बशर्त यह है कि उसकी मूल विशेषताओं यानी मूल ढांचे में संशोधन न किया जाए। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं होना चाहिए। यह बात यहां पर कही और यह बात मैं आपको बता ही चुका हूं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है और 42वां संविधान संशोधन 1976 से हुआ और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। साथियों, प्रस्तावना से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण बातें थी वो सभी बातें मैंने आपसे शेयर कर ली है और कोई भी बात जो है वो यहां पर नहीं
रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जितना नॉलेज है उसका पूरा लाभ मैंने यहां पर आपको देने की कोशिश की है। अब आपके कमेंट्स ये बताएंगे कि आपको ये बात कितनी समझ में आई। आपको कहीं भी मेरे पढ़ाने में कुछ और जोड़ना हो, आपको लग रहा हो, तो निश्चित तौर पर आप हमें कमेंट करें। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें, हमें आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी फॉलो करें, और आपका जो भी कमेंट हो, कोई नया टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा हो, आप हमें बताएं। निश्चित तौर पर जो है हम उससे संबंधित बढ़िया वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आप अपना सहयोग, अपना प्यार हमेशा की तरह यूं ही देते रहें। आपने मेरे पिछले वीडियो मूल कर्तव्य को बहुत प्यार दिया। बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए कि आप सभी साथियों ने देश के विभिन्न भागों से मुझे सपोर्ट किया। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा और हम आगे और बढ़िया क्लासें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आज आपको प्रस्तावना की सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आगे भी हम आपके लिए यूं ही और बढ़िया वीडियोस लेकर आते रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को जरूर जो है सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को आगे अपने साथियों तक भी शेयर करें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।